वॉचिंग चिन्मयीज फिजिक्स कोर्स। आज एक नए वीडियो के साथ में आई हूँ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स के कुछ आगे टॉपिक के बारे में। अच्छा, हम लोगों ने फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर वो देखा था और पैरेलल कंडक्टर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग एक नया इक्वेशन डिराइव करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं मोटर इक्वेशन। और ये मोटर इक्वेशन होता क्या है, इसे हम लोग मोटर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मोटर्स में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करेंट लूप विच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले ले रही हूँ एक लूप, क्योंकि मुझे लूप के ऊपर, करेंट लूप के ऊपर कितना टर्क आ रहा है उसके बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो लूप ले रही हूँ वो है PQRS। ठीक है, लूप मतलब एक क्लोज्ड पाथ। ठीक है, तो ये वाला लूप मेरा P से शुरू होके यहाँ पे फिर से P पे खत्म होता है। तो इसमें जो करंट जा रहा है वो है, करंट का मैग्नीट्यूड है I। करंट सपोज मैं ले रही हूँ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वाला करंट लूप को मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। देखिए, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जा रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने ये करंट लूप को रख दिया। ठीक है, अच्छा, ये जो लूप आपको दिख रहा है ये है एक रेक्टेंगुलर शेप। तो मैं ये बता सकती हूँ कि दिस लूप हैज 4 कंडक्टर्स। ओके, देखिए PQ, इसे एक कंडक्टर में ले सकती हूँ। QR, ये एक कंडक्टर ले सकती हूँ। RS, ये भी एक कंडक्टर हो सकता है। और SP, ये भी एक कंडक्टर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये कॉन्सेप्ट आ गया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग उसी फोर्स के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सपोज ये जो साइड्स है इस कॉइल के मैं ले रही हूँ, ये वाला साइड है A और ये वाला साइड है B। ठीक है, अभी मैंने डायग्राम में यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन दिखाया हुआ है। तो ये फोर्स कैसे आता है मैं एक के बाद एक आपको बताऊंगी। ठीक है, तो मैंने ले लिया यहाँ पे I is the current flowing in the coil PQRS, A B are the sides of the coil PQRS। कैपिटल A, इसे मैं बोल सकती हूँ एरिया ऑफ द कॉइल विच इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ इनटू द लेंथ, सो A इनटू B। ठीक है, और व्हाट इज थीटा? थीटा यहाँ पे जो एंगल है वो है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज एक कॉइल यहाँ पे ऐसे है और ये वाला है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये है कॉइल, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल, यहाँ पे जो ये वाला एंगल आ रहा है, इसे मैं बताऊंगी थीटा। ठीक है, सो ये हो गया मेरा थीटा। तो अभी हम लोग वो वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जिन लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है मेरा, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर है, मैं यहाँ पे सपोज मैं PQ से शुरू करती हूँ। ठीक है, तो ये जो PQ कंडक्टर है, मैं ये बता सकती हूँ कि एक कंडक्टर having length A and carrying a current I is placed inside a magnetic field B। Clear? तो उसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो कौन सा फॉर्मेट में आएगा कि F वेक्टर इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड विथ L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये वाला जनरल कॉन्सेप्ट हमने लिया था, तो उसे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ फोर्स ऑन PQ इज गिवन बाय F1 वेक्टर इक्वल्स टू, इस पे करंट है I और उसका जो लेंथ है कंडक्टर का वो मैं ले सकती हूँ, वहां पे मैंने लिया है A वेक्टर, तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्लियर? वैसे ही मैं लिख सकती हूँ फोर्स ऑन, नेक्स्ट वाला साइड में ले सकती हूँ, सपोज QR इज गिवन बाय F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू, कैसे लिख सकती हूँ, I, करंट I जा रहा है और उसका लेंथ क्या है, B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, अच्छा, नंबर 3 वैसे ही मैं लिख सकती हूँ फोर्स ऑन, नेक्स्ट वाला साइड है RS,
RS is given by, सपोज वो है मेरा F3 वेक्टर, F3 वेक्टर इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड विथ वो साइड है अगेन A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। और नेक्स्ट फोर्स ऑन जो फोर्थ साइड है मेरा SP इज गिवन बाय, सपोज मैं ले रही हूँ उसे F4 वेक्टर, सो F4 वेक्टर इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड विथ ये वाला लेंथ है B, सो B वेक्टर क्रॉस कैपिटल B वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग मुझे ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने फोर्सेस ले लिए F1, F2, F3, F4, उसका यहाँ पे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में इसका आंसर तो लिख दिया, लेकिन उसका डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वही वाला हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, याद है आपको? टेक्निक फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ओके, मैं दो साइड लेके आपको दिखाती हूँ। सपोज मैं पहले ले रही हूँ PQ साइड, ठीक है। PQ साइड पे ये वाला डायरेक्शन मेरा करंट का होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का होगा और ये फोर्स का होगा, ठीक है। तो थंब का डायरेक्शन मुझे चाहिए। तो यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो देखिए अभी ये डायरेक्शन में है मेरा करंट, ये डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरा फोर्स का डायरेक्शन कहाँ आ गया, नीचे F1 वेक्टर। क्लियर? तो F1 वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो मैं लिख सकती हूँ परपेंडिकुलर एंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं साइड QR पे, F2 का डायरेक्शन देखेंगे। देखिए F2 पे करंट का डायरेक्शन है ऊपर, करंट हो गया ऊपर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस तरफ, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया करंट। तो थंब का डायरेक्शन किधर है, अंदर को आ रहा है, तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड्स, मतलब मेरा जो प्लेन है उसके हिसाब से मैं इसे इनवर्ड्स लिख सकती हूँ, इनवर्ड्स, ठीक है। तो मैंने इस तरफ डायरेक्शन दिखाया है F2 का, ठीक है। अभी हम चलते हैं F3 की तरफ। करंट का डायरेक्शन है इस तरफ आ रहा है करंट, और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, इस तरफ है करंट और मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, ऊपर। तो F3 का डायरेक्शन आ गया परपेंडिकुलर एंड एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड्स। अभी हम लोग देखते हैं F4। सो F4 वेक्टर में क्या होगा, देखिए करंट का डायरेक्शन है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, करंट नीचे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो फोर्स कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड ऑफ दिस प्लेन। तो मैं इसे लिख सकती हूँ परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स। तो यहाँ पे मैं अगर पूछूं आपसे कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस करंट लूप, the answer will be 0, because हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है। तो देखिए ये जो फोर्स है F1 परपेंडिकुलर एंड वर्टिकली डाउनवर्ड, और F3 परपेंडिकुलर एंड वर्टिकली अपवर्ड, तो ये दो फोर्सेस दे विल कैंसल ईच अदर because they have the same magnitude. See here, and also F2 vector and F4 vector, one is outwards and one is inwards, so net force हम लोग बता सकते हैं 0, लेकिन यहाँ पे नेट फोर्स 0 होने के बावजूद भी नेट टॉर्क इज नॉट 0। हाउ, लेट मी एक्सप्लेन। सी यहाँ पे जो F1 वेक्टर है और F3 वेक्टर है, their line of action is same. See, they are acting along a common line, along the axis of the loop, so they will cancel each other. But here the forces F2 vector and F4 vector, though they are equal and opposite, but their lines of action are different. See, ये इस लूप पे F2 वेक्टर वो अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है और F4 वेक्टर जो वो बाहर है, तो इसका मतलब these two forces they are having different line of action, so they will form a couple, or that couple will give rise to a torque.
जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। सो टर्क इक्वल्स टू आइदर फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। सो tau will be equals to, I can write down either force, यहाँ पे जो फोर्स हम लोग ले रहे हैं F2 है और F4 वेक्टर है। तो फोर्सेस जो हैं उनके मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इस साइड पे एक्ट कर रहे हैं ना, तो अभी हमने लिखा था आई बी क्रॉस बी, तो मैक्सिमम फोर्स क्या हो सकता है, वो होता है आई बी इंटू कैपिटल बी मल्टीप्लाइड विथ व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये जो फिल लाइन के साथ ये एंगल है थीटा, और ये वाला जो साइड है ये क्या है, ए है, तो ये मैंने ए ले लिया, और यहाँ पे जो एंगल है थीटा, तो इस साइड को मैं क्या बता सकती हूँ, ए कॉस थीटा। देखिए ये दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए कॉस थीटा, तो मैं लिख रही हूँ ए कॉस थीटा। इसे थोड़ा और सिस्टमेटिकली लिखूंगी, देखिए आई मल्टीप्लाइड विथ स्मॉल ए स्मॉल बी, उसे मैं साथ में लिख रही हूँ विथ कैपिटल बी इंटू कॉस थीटा। ये क्या है, हमने पहले से ले लिया था स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट विल बी द एरिया ऑफ द लूप। सो आई कैपिटल ए बी कॉस थीटा। अच्छा, अगर इस कॉइल पे जो हमने यहाँ पे लूप लिया है और ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल लिया है, ये सिर्फ एक ही लूप हमने लिया है, सपोज इसमें n नंबर ऑफ लूप्स आर देयर, तो फॉर n लूप्स क्या होगा, ये मैं इसे लिख सकती हूँ, थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखूंगी जैसे आपको मतलब याद करना आसानी होगा। देखिए, तो टाउ इज इक्वल्स टू बी आई एन ए, n लूप्स के लिए मैंने n मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, टाउ इक्वल्स टू बीना कॉस थीटा। आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं। याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग कॉन्सेप्ट ना समझ के सिर्फ इसको मतलब मेमोराइज कर दो, ऐसा नहीं है। आपको कुछ चीजें ऐसी है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए हमें एग्जैक्ट उसे यूज करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ फॉर्मेट में लिखने से क्या होता है ना, वो सारी चीजें जो छोटे छोटे टर्म्स है इसके अंदर, वो आपको मतलब दिमाग में वो आता रहता है जब भी जरूरत हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप कॉन्सेप्ट मत समझ के सिर्फ इसको रट्टा मार दो, ऐसा नहीं करना कभी, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्केलर फॉर्म ऑफ टर्क। यहाँ पे देखिए ये जो NIA है, इससे मैं बता सकती हूँ कैपिटल M, कैपिटल M इज इक्वल्स टू NIA। Then what is capital M? Capital M is known as the magnetic moment. Capital M is known as magnetic moment. तो मैं इसे लिख सकती हूँ tau is equals to here mv cos theta, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया मेरा स्केलर फॉर्म। अगर मैं अभी देखूं कि हमने यहाँ पे लिया था ये जो प्लेन ऑफ द कॉइल है, दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, बट नाउ इफ आई विल कंसिडर द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, देखिए ये था मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे डायरेक्शन में था मैग्नेटिक फील्ड, और जो प्लेन ऑफ द कॉइल था वो ऐसे था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का ये वाला जो एंगल था, ये वाला, इसे हम लोग बताते थे थीटा। अभी मैं ले रही हूँ ये जो प्लेन है, इस प्लेन को परपेंडिकुलर में ऐसे ले रही हूँ, ठीक है। इस प्लेन को परपेंडिकुलर जो होगा, तो उसका इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस तरफ ये वाला एंगल क्या हो सकता है, तो मैं वो डायग्राम में दिखा रही हूँ। देखिए, ये था हमारा प्लेन ऑफ द कॉइल, ये जो है कॉइल है हमारा, और उसका जो प्लेन है यहाँ पे थीटा एंगल कर रहा था। अभी इस प्लेन को मैं नॉर्मल ले रही हूँ n, तो यहाँ पे जो एंगल है सपोज ये हो गया अल्फा, तो देखिए इस प्लेन को ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो टोटल एंगल है थीटा प्लस अल्फा, दैट शुड बी 90 डिग्री, ओके। सो आई एम राइटिंग हियर लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन एंड बी वेक्टर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो नाउ आई कैन से थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और अल्फा इज इक्वल
इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सपोज मैं ले रही हूं साइन अल्फा विच इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो साइन अल्फा हियर इज इक्वल्स टू cos थीटा। सो ये वाले जो टर्म मैंने मुझे यहाँ पे जो मिला था टर्क का टर्म एम बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे cos थीटा की जगह पे मैं साइन अल्फा लिख सकती हूँ। लिख के देखते हैं। टाउ इज इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा की जगह पे मैं अभी लिखूंगी साइन अल्फा, एम बी साइन अल्फा। तो ये साइन का टर्म आ गया, मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो टर्क यहाँ पे आ रहा है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम लोग इसे बता सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ टर्क। तो ये टर्क का काम क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये जो दो फोर्सेस हैं ये तो इच अदर को कैंसिल कर रहे हैं, बाकी ये F2 F4 फोर्स के वजह से ये टॉर्क आ रहा है। एक फोर्स है अंदर, एक फोर्स है बाहर। इसका मतलब ये दोनों फोर्स के कारण ये जो कॉइल है यहाँ पे वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन उसका शुरू हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, अभी यहाँ पे हम लोगों ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है, अगर हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ड्यू टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इनसाइड दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम लोगों ने यूनिफॉर्म फील्ड लिया था, इसलिए हमें यहाँ पे नेट फोर्स 0 मिल रहा है, लेकिन टॉर्क 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कहीं पे आपको पूछा गया होगा कि इंस्टेड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ आई एम टेकिंग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, then what will be the value of the force and what will be the value of the torque? As usual, torque may 0 or may not be 0, but in a non-uniform magnetic field the force acting on the coil is definitely not 0. अबे ये जो टर्क यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था, ये वाला टर्क को हम लोग कैसे बता सकते हैं? टाउ वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया है, तो टाउ वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे लिखा है mb sin alpha. So let's see what will be how the magnitude of this torque varies with this angle alpha. Tau equals to mb cos theta, ये है स्केलर फॉर्म, और हम लोग लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल्स टू mb sin alpha. सपोज मैं आपको बता रही हूँ कि इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अच्छे से समझिएगा, प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल हमने क्या लिया था? थीटा लिया था। तो थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री। फर्स्ट वाला केस, इफ प्लेन इज पैरेलल टू बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्लेन पैरेलल है, तो इसका मतलब थीटा आएगा 0 डिग्री। अच्छा, थीटा 0 डिग्री आ गया, लेकिन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द अल्फा? अच्छे से समझिएगा, ये वाला है, सपोज मेरा प्लेन है ये, और ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों पैरेलल है, सो थीटा मैंने 0 ले लिया। अभी देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर। अल्फा किस किस के बीच का एंगल है? अल्फा है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर प्लेन ऐसा है तो उसको जो नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा, तो इस नॉर्मल और इस मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया यहाँ पे? 90 डिग्री। तो अल्फा की जगह पे मैं लिख सकती हूँ अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टाउ? टाउ विल बी इक्वल्स टू mb because cos 0 equals to 1, और यहाँ पे लिख सकती हूँ tau will be equals to again mb because alpha equals to 90, so sin 90 is equals to 1, we know that. So tau equals to mb, tau equals to mb.
ठीक है, जो सेम रिजल्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल रहेगा तो उसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क आएगा। समझ में आ गया। अभी दूसरा वाला केस देखते हैं। अगर हम लोग बता सकते हैं इफ द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, जो प्लेन है कॉइल का वो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, इसका मतलब ये है प्लेन ऑफ द कॉइल और ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। यहाँ पे ये क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। तो इस केस में थीटा आएगा 90 डिग्री। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द अल्फा? ये है प्लेन, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन एंड बी वेक्टर। नॉर्मल टू द प्लेन भी इसी डायरेक्शन में आएगा, बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा 0 डिग्री। सो यहाँ पे अल्फा हो गया 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री वैल्यू है 0, साइन 0 डिग्री वैल्यू है 0। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें मिल रहा है tau equals to 0. This will be the minimum torque acting on the coil when it is placed perpendicular to the magnetic field. ठीक है। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे काफी जगह पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यूज कर रही हूँ। ऐसे डेरिवेशंस में हम लोग को लेना पड़ता है। तो ये साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 माइनस थीटा क्या है, और इस सब के बारे में ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी को कहीं पे भी कुछ भी समझने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। और ये मैथमेटिकल टूल्स के बारे में मेरा वीडियो आएगा, एक ही हफ्ते में मैं दूंगी, तो आप लोग वो देख के आपका ये सारा कॉन्सेप्ट आप क्लियर करवा सकते हो। ठीक, यहाँ पे आपको एक चीज पे ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे हम लोग जो टॉर्क ले रहे हैं, जैसे हमने निकाला कुछ देर पहले बीना कॉस थीटा, वहाँ पे एरिया एक फैक्टर होता है। तो हम लोग किसी भी शेप का अगर कोई भी कॉइल लेंगे उसके ऊपर टॉर्क तो आएगा ही, लेकिन वो टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा सर्कुलर लूप के लिए, क्योंकि फॉर अ गिवन पेरीमीटर द सर्कल हैज द मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो अगर हम लोग सर्कुलर शेप के कोई भी लूप लेंगे यहाँ पे, तो ड्यू टू दैट एरिया फैक्टर बी ना कॉस थीटा है ना, BINA, सो दैट एरिया फैक्टर, ड्यू टू दैट एरिया फैक्टर फॉर अ सर्कुलर लूप दिस टॉर्क विल बी मैक्सिमम। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। हम लोग देखेंगे कि ये टॉर्क जो यहाँ पे हमने आज मोटर इक्वेशन पढ़ा तो वो कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, इसके बारे में आगे देखेंगे। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू।